हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भारतीय संविधान के विकास यानी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम पूरी ब्रीफली में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में जानेंगे, कौन कौन से अधिनियम परिषद लगाए गए उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या हम करेंगे तो संविधान क्या है, संविधान के महत्व, संवैधानिक विकास के चरण जिसमें आपके सारे अधिनियम आ जाते हैं, और उसके बाद स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल और बालकन और प्लान, डिर्की बर्ड प्लान, इस्मा प्लान, ये सारे जो है वो पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंत तक जरूर देखिए पूरी वीडियो को। संविधान क्या है? संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लेखा दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों का दायित्व और सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनिमय करता है। संविधान क्या है? नियमों और उपनियमों का ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार संरचना का संचालन किया जाता है। जो हमारे नियम हैं, जो हमारे सरकार में जो भी उपबंध बनाए गए हैं वो किस में लिखित है? तो वो संविधान के नियमों के अनुसार चलते हैं और उसमें लिखित है। उसी के अनुसार सरकार चलता है और सारे कार्य होते हैं। उसी के रूप में कार्यपालिका, विधायिका, उनकी स्थापना की जाती है। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है तथा सभी अन्य विधियां इसी पर आधारित होती है। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता बल्कि यह निरंतर पनपता रहता है। वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो पुराने टाइम से चली आ रही परंपरा है वो भी जो हमारे देश का शासन है उसको चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो संविधान के महत्व क्या है? संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा निर्धारित करता है। यह समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। न्यूनतम समन्वय व आपसी विश्वास हेतु ये स्थापित किए जाते हैं। यह समाज की बुनियादी पहचान प्रदान करता है। तो ये आपके पॉइंट में है महत्व। तो इसे आप जैसे क्वेश्चन लिखते हैं तो इसको लिखना बहुत आसान हो जाएगा और याद करना भी बहुत सरल लैंग्वेज में आपको बताया गया है। तो संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंगों, कौन से 3 प्रमुख अंग? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है। किसमें बताए गए हैं? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ। तो ये संविधान में बताया गया है और इसी के अनुसार इन तीनों अंगों को स्थापना भी की जाती है। ये राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। यानी संविधान में जो लिखा है वही होगा, अगर कोई इस पे अपना दायित्व नहीं डाल सकता है तो ये किसी को निरंकुश और तानाशाह होने से रोकता है। संविधान एक आईना है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की झलक मिलती है। संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उत्पादन ब्रिटिश शासन के ग्रहण किए गए हैं कि संविधान में, और जो राज्य व्यवस्था है वो कहाँ से लिए गए हैं? तो ब्रिटिश शासन से ज़्यादातर लिए गए हैं। ब्रिटिशों द्वारा समय समय पर लगाए गए अधिनियमों ने भारतीय सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा ढांचे को तैयार किया है। तो जो ब्रिटिश समय में
ब्रिटिश काल जो हमारा था भारत पे, उस समय जो अधिनियम लगाए गए हैं वो संविधान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो संवैधानिक विकास के चरण, स्टेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट। अब पेपर में जो है यूजीसी नेट के पेपर में आपका बेसिकली ये होता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट, जो भी संविधान के एक्ट हैं वो दे दिए जाते हैं और उनके कालानुक्रम दे दिए जाते हैं। अब उसे आपको मैचअप करना होता है, नहीं तो आपका ये कथन और कारण के रूप में भी आते हैं और ये क्रमबद्ध के रूप में आते हैं कि सबसे पहला कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आया, कौन सा अधिनियम सबसे पहले आया, कौन सा उसके बाद। तो इसे ध्यान से देखिएगा और अच्छे से रिवीजन कीजिए। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व है कि इसके द्वारा भारत में कंपनियों के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान है, क्या कह रहे हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था भारत में 1773 में, 1773 में, तो उसने क्या किया कि भारत की जो कंपनी है शासन हेतु पहली बार ये लिखित संविधान प्रस्तुत किया था। पहली बार उसने लिखित संविधान प्रस्तुत किया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व है कि कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई थी। उस समय भारत में जो कंपनियां थी उस पर ब्रिटिशों का जो नियंत्रण है, संसदीय नियंत्रण, वो शुरू हुआ था। तो क्या क्या प्रावधान थे? बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल 4 सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। कि जो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी गवर्नर थे उनके 4 सदस्यों वाले परिषद में के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजाह इम्पे को इसका प्रथम न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता में। और कब की गई थी? तो 1774 में। और इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजाह इम्पे इसके पहले न्यायाधीश थे। भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद, जो 4 परिषद है, को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था कि वो कानून बना सकते हैं। अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल के गवर्नर थे वो तीनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल कहे जाने लगे। तो प्रेसिडेंसी क्या है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। ये आपको मैंने पहले भी जो एमसीक्यू कराए थे उसमें बताया था कि हमारे भारत में जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये कहाँ पे बने थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने को प्रतिबद्ध कर दिया गया कि उपहार और रिश्वत लेने के लिए बाधित कर दिया गया। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी, का नियंत्रण बढ़ गया। अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक है कि जो भी कार्य हो रहे हैं वो चाहे राजस्व से है, नागरिक से है, चाहे वो सैन्य बल से है, तो उसकी जानकारी जो है वो ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी हो गया। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया कि जो वहाँ के क्राउन थे उनको व्यापार की सारी सूचनाएं देना आवश्यक है। सेकंड, एक्ट ऑफ सेटलमेंट
कब आई थी? 1781 1781 में। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी कमियां थी उसको दूर किया जाए। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान की गई। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था। कि जो अधिनियम प्रावधान किया गया था गवर्नर जनरल का परिषद में, उसको सर्वोच्च न्यायालय के बीच में संबंधों का सीमांकन, दोनों को अलग अलग सीमांकन मतलब सीमा खींच दी जाए उनके बीच में, वो करना था। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता जो उन्होंने यह सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो, अर्थात कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए। कि अब वो क्या कर दिया कि उनके विरुद्ध वो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जब तक वो सरकारी अधिकारी की हैसियत से हो। न्यायालय की अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय, सरकार के कानून बनाने, उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। कि जो न्यायालय की आज्ञा है, आदेश है, उसका सरकार के कानून बनाने और क्रियान्वयन के समय भारत सामाजिक रीति रिवाज से सम्मान करेगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1784 में इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि निर्देशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई कि एक ही तरह के दो शासन का शुरुआत हुई। इस अधिनियम को दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। क्या था? पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। कि इससे क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश का अधिपत्य हो गया, ब्रिटिश का शासन अच्छे से हो गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान हो गया। कि भारत में जो कंपनी लगाई थी और जो भी वहाँ का प्रशासन था, उससे संबंधित पूरा नियंत्रण ब्रिटिशों का हो गया। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही मद्रास, बम्बई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। जो मद्रास और बम्बई की सरकार थी उसको बंगाल के अधीन पूरा कर दिया गया। अब है आपका चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1813। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया व कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बरकरार रखा। कि कंपनी जो थी वो चीन के साथ भी व्यापार कर रही थी और जो चाय का व्यापार था उस पर पूरा अधिकार किसका हो गया था? ब्रिटिश सरकार का। ये किस में है? चार्टर एक्ट में बताया गया है। कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। तो कुछ समय बाद कुछ सीमा ऐसी लगाई गई कि जो भारत के साथ है ब्रिटिश सरकार की, जो ब्रिटिश वासी हैं वो व्यापार कर सकते थे। ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। जो ईसाई के प्रचारक थे उनको भारत में अपना धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया। अब शिक्षा पे भी वहाँ पे जोर दिया गया, किसमें? चार्टर एक्ट में। तो उसके लिए 1 लाख खर्चा करने का प्रावधान निकाला गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। कि संवैधानिक रूप से ब्रिटिश की
शासन व्यवस्था भारत में आ गई। चार्टर अधिनियम 1833 पहला आया था 13 में, देख सकते हैं, उसके बाद 33 में, 20 सालों बाद। तो इस अधिनियम के निर्माण का प्रमुख ध्येय ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 के सरकार के विधि निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना है। इसके तहत कुछ प्रमुख परिवर्तन किए गए जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से परिवर्तन हुए? तो कंपनी के व्यापार अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। जो कंपनी का व्यापार का अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया था। कि अब उसका कार्य क्या था? सिर्फ भारत पर शासन करना। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे अब भारत का कहे जाने लगा, क्योंकि वो पहले जो था वो खाली बंगाल के एरिया का था। अब वो उसका प्रभुत्व जो हो गया वो पूरे भारत पे हो गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बम्बई और मद्रास के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के बने तहत कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। जो पहले बने हुए थे कानून उसको नियामक कानून बता दिया गया, और जो इस समय बने उसके बाद तो उसको एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते थे, किंतु विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। कि वो संपूर्ण बजट जो है मतलब पूरे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए एक बजट तैयार करेगा, ये नहीं कि सिर्फ बंगाल के लिए करेगा। तो भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया और इस कार्य के लिए विधिक आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधिक आयोग का गठन किया गया। तो विधि जो आयोग है उसका गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट किया गया कि कंपनी के प्रदेश में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके लिए वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हुआ। उसके बाद जो प्रावधान बनाया गया था कि किसी भी धर्म का हो और वो कंपनी के किसी भी पद पे हो उसको निकाला नहीं जाएगा, पर इसे कोर्ट के डायरेक्टर ने लागू नहीं किया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत है एक्ट में मिलते हैं। जो भी भारत संविधान का निर्माण है वो सारे किस में मिलते हैं? एक्ट में। जो उनका एक्ट अधिनियम चालू हुआ था उसमें मिलते हैं। तो चार्टर अधिनियम 1853 ये हमारा तीसरा चार्टर अधिनियम है। अभी एक पहला जो था सबसे पहले चार्टर अधिनियम 1813, दूसरा चार्टर अधिनियम 1833, तीसरा चार्टर अधिनियम 1853। इस निर्माण तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए किया गया। इसके प्रमुख लक्षण थे, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद
6 सदस्य के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जब वह विधायिका के रूप में कार्यरत हो 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या बढ़कर 12 हो गई। 6 सदस्यों में बंगाल के प्रमुख न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास और बम्बई आगरा प्रांत के एक न्यायाधीश प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्यों का दर्जा प्रदान किया गया। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। इसने निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी कि जो उसका निर्देशक सदस्य संख्या थी मंडल की, उसको 24 से घटाकर 18 कर दी। दूसरे, इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय, जो भारत केंद्रीय था, विधि परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई। पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया कि पहली बार अब भारतीय भी शामिल होंगे। भारत सरकार अधिनियम 1858। अब जब ये पूरा हो गया, ये अब भारत सरकार बन गया, तो अब इसमें भारत सरकार का शासन शुरू हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1887 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जो निम्नलिखित है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया। जो ये दो बने थे, इनको समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। ब्रिटिश मंडल के उस सदस्य को भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद प्रदान किया गया। तो कब बनाए गए सेक्रेटरी भारत राज्य सचिव? तो 1887 की क्रांति के बाद। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्य भारत सचिव सहित का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने था। इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई थी कि इस सदस्यों में से कम आधे ऐसे सदस्य हों जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हों और नियुक्ति के समय उन्हें भारत में आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हो। इस जो एक्ट अधिनियम है, इसमें क्या है कि वो भारत के अंदर कम से कम 10 वर्ष तक रहे हों और भारत की जो सेवाएं हैं उसमें उनका योगदान हो, तभी वो इस सदस्य के योग्य होंगे। भारत मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। जो मुगल सम्राट का पद था उसे हटा दिया गया। तो भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। भारत गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया। वह प्रतिवर्ष भारत की नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत में संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे। क्या कौन कौन से प्रावधान थे? तो इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना
आवश्यक है और शेष 2 सदस्य को एक को 5 वर्ष की विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक है, कि वो कम से कम भारत में 10 वर्ष तक रहे, चाहे दूसरी जो सदस्य थी 5 वर्ष तक उनका अनुभव होना चाहिए, तभी वो इस कार्यपद के लिए योग्य होंगे। वायसराय का विधि परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। उनमें कम से कम आधे सदस्यों को का गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दीन राव का विधान परिषद में मनोनीत किया कि उन्हें विधानसभा जो थी उसमें उनको अध्यक्षता मिले। वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। जो भी था ये, तो जो वहाँ के राज्य सचिव थे भारत के, उनके नियंत्रण में ये सारे कार्य करते थे। वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, कि आपातकाल की स्थिति में, जैसे अब राष्ट्रपति हैं, आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वैसे ही वायसराय जो थे वो आपातकाल की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो वायसराय की आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। तो पोर्टफोलियो की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कैनिंग ने की थी। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। जो ये अधिनियम आया था, इसमें क्या हुआ था, जो मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी थी उसका कानून वापस ले लिया और विकेंद्रीकरण कर दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 क्या थे इसके मुख्य पॉइंट? इस अधिनियम का उद्देश्य विधान परिषदों का विस्तार करना व अधिक शक्तिशाली बनाना था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया तथा नए सदस्य भी शामिल किए गए, जिनमें 40% गैर सरकारी सदस्य थे। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति व अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान किए गए। हालांकि 1892 के अधिनियम चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उस समय जो था वो चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। वायसराय को सब परिषद विधान परिषदों में वित्तीय विषयों की विवेचना, राजस्व, व्यय एवं बजट, जो वित्तीय विषय है इसमें ये 3 शामिल हैं, राजस्व, व्यय एवं बजट करने, प्रश्न पूछने, बहस करने का अधिकार दिया गया। परंतु ऐसे विषयों पर नियम बनाने का सुपरिषद राज्य सचिव की सहमति अनिवार्य है, कि जो राज्य परिषद है वही इस नियम को बना सकता है, इसके बारे में आगे कुछ बता सकता है। भारतीय मुख्य पॉइंट क्या है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1889 से 1891 तक अधिवेशन में स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर पारित किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम मार्लेमेंटो सुधार 1909, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम कब आया था? 1909 में। तो इस अधिनियम द्वारा परिषदों व उनके कार्यक्षेत्रों का अधिक विस्तार किया गया और उन्हें प्रातिनिधिक एवं प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई, तो प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की व्यवस्था थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय थे। जो वायसराय की कार्यकारी परिषद था
उसमें प्रथम भारतीय थे विधि सदस्य के रूप में। विधि परिषद के सदस्य को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करना, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ मेंबर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुख्य पॉइंट क्या है? तो लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय तथा जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता था। भारत शासन अधिनियम 1919, इसे मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि मार्टेन्ग्यू भारत के राज्य सचिव व चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। प्रमुख प्रावधान क्या था? केंद्र में द्विशासनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधान परिषद। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित किया गया। ये प्रावधान भारत शासन अधिनियम यानी मार्टेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा किया गया था। हस्तांतरित विषय, इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। इन विषयों का संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था, कि जो भी वहाँ की संचालक गवर्नर थे वो इस विधान परिषद के उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता लेते थे। आरक्षित विषय, रक्षा, विदेश मामले, वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि। ये आरक्षित विषयों का संचालन गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई। पहला, निर्वाचित इलेक्टेड होने चाहिए, मनोनीत सरकारी नॉमिनेटेड गवर्नमेंटल, और तीसरा मनोनीत गैर सरकारी नॉमिनेटेड नॉन गवर्नमेंटल। यानी एक तो चुनाव के माध्यम से होते थे, दूसरा सरकार के द्वारा, और तीसरा प्राइवेट, जो मान लो एक तरीके से प्राइवेट गैर सरकारी। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 71%, मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या लगभग 18% और मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 11% रखी गई। सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो थी वो बता दी कि जो निर्वाचित इलेक्टेड थे वो कितने थे, तो 71 थे, और जो मनोनीत थे वो 18% थे, ये 71%, 71% और ये 18%, और जो गैर मनोनीत थे वो 11%। सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इसके तहत लोक सेवक आयोग का गठन किया गया। उस समय किसका गठन किया गया? लोक सेवक आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन। निर्वाचन क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया, सामान्य तथा विशिष्ट। एक सामान्य और दूसरा विशेष वर्ग। सामान्य वर्ग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आलंगे, भारतीय, सिख आदि, जबकि विशिष्ट वर्ग में भूस्वामी, विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडलों आदि का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्लेय भारतीय तथा यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया, यानी बढ़ाया इन्हें, उनके सिद्धांत को। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया।
इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची में उल्लेखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को ही प्राप्त था कि जो अंतिम निर्णय है वो कौन लेगा, गवर्नर जनरल ही लेगा। और क्या पॉइंट था इसमें कि पहली बार जो केंद्रीय बजट है उसको राज्य बजट से अलग कर दिया गया कि राज्य का बजट अलग है, केंद्रीय बजट अलग है। प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु यह अधिकार गवर्नर के अधिकारों के कारण अत्यधिक सीमित थे कि वो अत्यधिक सीमित है, जो वहाँ के गवर्नर थे उनके कारण सीमित मात्रा में थे। नोट क्या है, यानी मुख्य पॉइंट क्या है, इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनेल कर्टिस माना जाते थे। जो प्रांतों के द्वैध शासन के जनक कौन थे, तो लियोनेल कर्टिस माने जाते थे। यह अधिनियम भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहा। यह वास्तव में भारत के आर्थिक शोषण के और उसे लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य में लाया गया था कि भारत का शोषण किया जाए और उसे और अधिक समय के लिए गुलाम बनाया जा सके। इसके बाद क्या आया, साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 1919 के एक्ट के सुधारों की समीक्षा के लिए किया गया। इस आयोग में सभी सदस्यों के अंग्रेज होने के कारण भारतीयों द्वारा विरोध किया गया कि इस सदस्य में सारे क्या है, अंग्रेज है, भारत तो कोई है ही नहीं, तो इसका विरोध किया भारतीयों द्वारा। इसी सदस्य में साइमन गो बैक का नारा प्रचलित है और 1927 से गठित 1930 में ये रिपोर्ट सौंपी गई थी कि साइमन को भगाओ, साइमन गो बैक, जाओ यहाँ से। अन्य स्रोतों में ये भी देखने को मिलता है कि सुधार की लगातार मांग और असहयोग आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1928 में एक कानून आयोग साइमन आयोग नियुक्त किया गया, जिसे 1930 में अपनी रिपोर्ट को सौंपी। भारत शासन अधिनियम 1935। 1930 से 32 में लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित संस्तुतियों के फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण किया गया। इसकी विशेषताएं थी, भारत के सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। अब भारत में कौन सी शासन प्रणाली आई, तो संघीय शासन प्रणाली की भारत में चालू किया गया, यानी संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की 2 इकाइयां थी, ब्रिटिश भारत प्रांत और देशी रियासतें। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना अर्थात केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। 3 सूचियों के अंतर्गत संघ सूची, प्रांत सूची तथा समवर्ती सूची लाई गई। संघ सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी और बाकी जो शक्तियां थी वो किस में निहित थी, गवर्नर जनरल में। तो संघीय सूची में कार्य, विदेशी कार्य, मुद्रा, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संघीय सूची में कौन कौन से विषय शामिल थे और प्रांतीय सूची में कौन कौन से विषय शामिल है। तो प्रांतीय सूची में पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची में दंड विधिक प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया और विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि सम्मिलित थे। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो 1937 में। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय अंतिम
न्यायालय नहीं था, अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रीवी काउंसिल था। जो अंतिम न्यायालय था वो क्या था? प्रीवी काउंसिल। 12वां वर्तमान म्यांमार, जो पहले 12वां था अब क्या है? म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। कब अलग कर दिया गया था? तो 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। 6 प्रांत कौन कौन से थे? तो असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत। इसके अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की। मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार प्राप्त हुआ। इसने न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना भी की। कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या है? 1946। भारत में राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिस लॉरेंस, सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। मिशन की मुख्य बातें निम्नलिखित थी। क्या निम्नलिखित बातें हैं? मुख्य बातें हैं तो ब्रिटिश भारत देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। विदेश, रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होंगे और संघ को इसके लिए धन एकत्र करने का अधिकार होगा। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कुछ प्रांत मिलकर अपने अलग अलग समूह बना सकते हैं तथा प्रांतीय कार्यपालिका और विधायिका के अतिरिक्त अपनी सामूहिक कार्यपालिका और विधायिका का निर्माण कर सकते हैं। भारत पर ब्रिटिश सरकार का प्रभुत्व को समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय रियासतों को यह छूट होगी कि वे संघ में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहें। यह अंतिम सरकार का तत्काल स्थापना की गई जिसे भारत के साथ प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। प्रारंभ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया, किंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 में प्रत्यक्ष कार्यवाही आरंभ कर दी। उन्होंने मुस्लिम लीग ने क्या किया कि पाकिस्तान का मांग कर दी कि हमें अलग से पाकिस्तान चाहिए और उसका निर्माण की तैयारी भी कर दी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इस अधिनियम द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। इसके अंतर्गत प्रमुख बातें थी। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। कि अब क्या है, 1857 में आज़ादी प्राप्त होगी। 1947 को आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 को 2 राज्य बन गए, 2 देश बन गए, भारत और पाकिस्तान। तो ब्रिटिश सरकार ने दोनों को सत्ता सौंप दी कि दोनों अपना शासन चलाओ। तो प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। यह सचिव का पद समाप्त करके उनके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया और उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। अब बाल्कन प्लान, ड्यूकी बर्ड प्लान और इस्मा प्लान 1947 क्या था? तो माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए ड्यूकी बर्ड प्लान तैयार किया। यह योजना जनरल सर हेस्टिंग्स
ईस्मा सर जॉर्ज एबेल एवं लॉर्ड माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली में सम्मुख हेस्टिंग ईस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई। इसके लिए ईस्मा योजना भी कहा गया। जो ईस्मा जो थे हेस्टिंग ईस्मा, इन्होंने प्रस्तुत किया, इसलिए इसे ईस्मा योजना के नाम से जाना जाने लगा। इस योजना में यह प्रावधान था कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक पृथक प्रांतों को किया जाए, यानी अलग अलग प्रांतों में किया जाए। सत्ता हस्तांतरण से पहले यदि परिसंघ का गठन हो जाए तो उसके साथ ही इसमें यह प्रावधान भी था कि बंगाल एवं पंजाब को यह विकल्प दिया जाए कि वे अपने बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार देशी रियासतों के साथ विभिन्न समूहों को छूट होगी कि वे भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या फिर अपनी स्वतंत्रता अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। तो इस योजना के लिए क्या मुख्य प्रावधान थे कि इसमें जो परिसंघ है उसका गठन होगा और जो अलग अलग प्रांत है उसको ये छूट दी जाएगी, जो देशी रियासतें थी, कि वो भारत में आएंगे या चाहे वो पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहेंगे। इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया कि भाई ये योजना सही नहीं है, हम इसे नहीं लेंगे। तो बताया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा भड़काएगी, कि ये बंटवारे बांकले अलग अलग करने की योजना है। इससे क्या होगा, हिंसा बढ़ेगी, संघर्ष बढ़ेगा। इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। और इस योजना को क्या कहा जाता है, बाल्कन प्लान योजना। तो स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में कौन कौन सम्मिलित थे, तो उनके सदस्य हैं जवाहरलाल नेहरू जो थे संबंधित विभाग राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले में, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग में, सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग के थे, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के थे, जगजीवन राम श्रम, C.H. भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा के विभाग के मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि के मंत्री थे, आसफ अली रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे, C. राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला विभाग से संबंधित रखते थे, I. चुंदरीगर वाणिज्य विभाग से संबंधित थे, लियाकत अली खां वित्त विभाग से संबंधित थे, अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु विभाग से संबंधित थे, गजाफर अली खान स्वास्थ्य विभाग से और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि विभाग से थे। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे उस समय। तो स्वतंत्रता भारत का पहला मंत्रिमंडल क्या बना, ये भी जान लेते हैं। तो भारत जो जवाहरलाल नेहरू थे मंत्री, प्रधानमंत्री और वैज्ञानिक शोध, राष्ट्रमंडल संबंधित तथा विदेशी मामले, ये जवाहरलाल नेहरू के सदस्य में था। तो ये इनका विभाग था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले विभाग से संबंधित थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा विभाग से, जॉन मैथाई रेलवे एवं परिवहन से, R.K. षणमुखम चट्टी वित्त विभाग से, जगजीवन राम श्रम विभाग से, सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग से, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विधि विभाग से, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य विभाग से, C.H. भाभा वाणिज्य विभाग से, रफ़ी अहमद किदवी संचार विभाग से, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति विभाग से और V.N. गौडगिल कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग से संबंधित थे। तो अन्य तथ्य क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के सन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और इसके प्रमुख न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909
द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल अथवा निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया। तो ये आपके मेन पॉइंट है जो अभी हमने पढ़ा है, पूरा उसका सार है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, जो 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक थे। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये है आपका पूरा क्लास जो संविधान और उसके अधिनियम के बेस था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।